वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुनबा परवरी पर मरकूज पार्टियां नहीं कर सकती बीजेपी का मुकाबला। एक हिंदी रोजनामे को दिए इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बीज से बाजार तक किसानों को हमने दी है हर सहूलत। उत्तराखंड, गोवा की तमाम सीटों और उत्तर प्रदेश की 55 असेंबली सीटों के लिए कल होगी वोटिंग। पुरअमन और आसान वोटिंग के लिए तीनों रियासतों में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात। इलेक्शन कमीशन की इंतजामी कामों पर है नजर। इलेक्शन कमीशन के जरिए पाबंदियों में नरमी के बाद इंतखाबी तशहीर हुई तेज। बीजेपी सदर जेपी नड्डा समेत समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के स्टार कैंपेनर्स उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं इंतखाबी तशहीर। वहीं वजीर दाखिला अमित शाह, कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल पंजाब में कर रहे हैं इंतखाबी जलसे। कोरोना इन्फेक्शन में कमी को देखते हुए उत्तर प्रदेश और केरल में कल से फिर खुलेंगे स्कूल। दिल्ली में भी जूनियर क्लासेस के लिए कल से दोबारा खुल रहे हैं स्कूल। वहीं बिहार में भी कल से हटाई जाएंगी कोविड पाबंदियां। दुनिया भर में मनाया जा रहा है रेडियो का आलमी दिन। इस साल की थीम है रेडियो और एतमाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दी रेडियो के सामीन को मुबारकबाद। कहा कि मन की बात प्रोग्राम से पता चलता है कि कैसे हो सकता है रेडियो मुस्बतियत का इश्तराक करने का एक बेहतरीन जरिया। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदी रोजनामा दैनिक जागरण को इंटरव्यू देते हुए सियासी जमातों में फैली खानदान परस्ती पर तनकीद की है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारे माशरे को ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो सियासत में आगे आएं, लेकिन अगर वो कोशिश भी करें तो उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि जो लोग खानदानी पार्टियां बनाकर सियासत करते हैं उन्होंने नौजवानों के हक पर कब्जा जमा रखा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खानदानी पार्टियां बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। कांग्रेस का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस जो कभी 400 सीटें जीतती थी आज 50 सीटों पर रह गई है। कांग्रेस यूपी, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड, सिक्किम, बंगाल और उड़ीसा में कहीं नहीं है। लेकिन क्यों? तो जवाब है कि खानदानी सियासत। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने किसानों को बहबूद के लिए तमाम इक़दाम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि साबका हुकूमतों के मुकाबले में हमारी हुकूमत के दौरान न सिर्फ फसलों की रिकॉर्ड खरीदारी हुई है बल्कि अब किसानों की जेबों में ज़्यादा रकम पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश ने गेहूं की खरीदारी में रिकॉर्ड कायम किया है। हमने किसानों को बीज से लेकर मंडी तक हर सहूलत फराहम की है। एक सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि आज मुल्क ने तबकाती, जात-पात, फिरका परस्ती और ख़ानदान परस्ती की सियासत को मुस्तरद कर दिया है और बीजेपी के इस मॉडल को कबूल कर लिया है जिसमें डिलीवरी, कारकर्दगी, गुड गवर्नेंस और तरक्की है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत के कामकाज के बारे में बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज़ और रियासती हुकूमत दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए काम कर रही हैं। यूपी के लोगों ने अपना जहन बना लिया है कि रियासत में ऐसी हुकूमत आएगी जो तरक्की के काम में रुकावटें नहीं डालेगी, सियासत का खेल नहीं खेलेगी, तरक्की को जात परस्ती, मजहब परस्ती के रंग में नहीं रंगेगी। और उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में कल 55 सीटों पर वोटिंग होगी। ये सीटें मगरबी उत्तर प्रदेश के 9 अजला में हैं। ये अजला सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर हैं। आज़ादाना, मुनसिफाना और कोरोना इन्फेक्शन से पाक इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग एहलकारों की टीमें पोलिंग स्टेशनों पर ड्यूटी के लिए भेजी जा रही हैं। इनमें 55 असेंबली सीटों से 586 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 55 सीटों के लिए पोलिंग 14 फरवरी को होनी है। इनमें से गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 38 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक 7 मरहलों में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। बरेली जोन के एडीजी राजकुमार ने कहा है कि कल होने वाली पोलिंग के लिए इंतजामिया की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पोलिंग मराकज़ की ड्रोन कैमरों की मदद से भी निगरानी की जा रही है।
सेकेंड फेज में बरेली जोन के 8 जनपदों में चुनाव संपन्न होना है 14 फरवरी को। तो सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था की जा रही है और 14 फरवरी का चुनाव बरेली जोन में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाएगा। हाँ, मुरादाबाद में आज मैंने देखा, मुरादाबाद बरेली दोनों रेंज में भी सुदृढ़ व्यवस्था है। हम जितने भी वल्नरेबल और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं वो सभी चिन्हित हैं, उसमें अलग से पुलिस व्यवस्था रहेगी। इसके साथ साथ हम लोग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग ड्रोन कैमरा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ सेंसिटिव एरियाज को वॉच करने के लिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस इंतजामिया के दरमियान बेहतरीन तालमेल के लिए एक ऑनलाइन ऐप भी बनाई गई है ताकि मालूमात को शेयर किया जा सके। मुरादाबाद पुलिस ने अपने इन हाउस कैपेबिलिटीज़ के साथ एक बहुत ही अच्छा ऐप डेवलप किया है, ई संपर्क, जिससे कि चुनाव में जो भी हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे वो उनके पास एक क्लिक ऑफ द बटन पे उनको सारी सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी। बरेली एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जो इस सेकेंड फेज के चुनाव जहां जहां पर भी संपन्न हो रहे हैं, अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश के वजीर आला और बीजेपी लीडर योगी आदित्यनाथ ने आज ईटा में एक अवामी मीटिंग की। उन्होंने अपनी हुकूमत की तरफ से किए गए तरक्याती कामों का जिक्र किया। सपा रही हो या बसपा, कांग्रेस हो या फिर अन्य वे दल जो दलदल में धंसे हुए हैं, इनके मन में गरीब के लिए संवेदना नहीं थी, किसान के लिए संवेदना नहीं थी, एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उद्यमियों के लिए संवेदना नहीं थी, बेटी की सुरक्षा के लिए इनके मन में संवेदना नहीं थी। इनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति थी। याद करिए, इन्होंने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, इन्होंने अन्नदाता किसानों के बारे में कुछ नहीं किया, बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों को मकान नहीं दिया, गरीबों को शौचालय नहीं दिया और स्वास्थ्य की भी कोई उत्तम व्यवस्था ये लोग नहीं कर पाए थे। कांग्रेस लीडर और छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने आज यूपी के कानपुर में अवामी राब्ता किया। मुहिम शुरू करने से पहले उन्होंने काली मटिया मंदिर में पूजा भी की। बघेल ने कांग्रेस के लिए वोट मांगे। उत्तराखंड में एक ही मरहले में कल 70 असेंबली सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके साथ ही इस मर्तबा हर असेंबली हलके में 2 सखी वोटिंग मराकज़ भी बनाए गए हैं। मकसद खवातीन की शिराकतदारी को जमहूरियत के त्यौहार में यकीनी बनाना है। क्या है सखी वोटिंग मराकज़, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे चंद्रशेखर ने। हम इस समय रुद्रपुर के एक सखी मतदान केंद्र पे खड़े हैं और ऐसा माना जा रहा है कि हर मतदान केंद्र में लगभग 2 सखी केंद्र ऐसे बनाए जाएंगे। मकसद यही है कि महिलाओं को आकर्षित किया जाए कि वो वोट करने के लिए आए, और जब वो वोट करने के लिए आए कि उनको एक स्पेशल फील हो, क्योंकि मतदान के दिन कहा जाता है मतदाता ही जो है वो राजा होता है, और वो ही फील कराने का प्रयास यहाँ पर किया गया। हमारे साथ एक अधिकारी है गुंजन जी, उनसे पूछते हैं मैम किस तरीके से इसको तैयार किया गया है और क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ महिलाओं के लिए है। देखिए, ये हमारा सखी मतदान केंद्र है और यहाँ पे जो हमारी पोलिंग पार्टी होगी वो सारी महिलाएं होंगी, और इसके पीछे एक बहुत अच्छा उद्देश्य है कि हम हमारी महिला वोटर्स को बहुत मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आए, घर से बाहर निकलें और वोट करें, और इसीलिए उनको देख के वो इंस्पायर हो। और वैसे तो सभी मतदान केंद्रों में हमने ये सुविधाएं सुनिश्चित करी। यहाँ हमने थोड़ा स्पेशल डेकोरेशन की है, आप जैसा कि देख रहे हैं, बैलून से हमने सजाया है, मैटिंग करी है, हम लोगों ने यहाँ वेटिंग एरिया तैयार किया हुआ है। जो लोग आते हैं उनको वोट की लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, वो वेट कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमने जो कोई वोटर्स महिला आती है, अमूमन ये माना जाता है कि वो इसलिए नहीं आ रही कि उसके साथ छोटा बच्चा है, किसके पास छोड़ के आए, तो अपने छोटे बच्चे को अपने साथ ला सकती हैं और जरूरत पड़ती है तो अपने बच्चे को यहाँ पर स्तनपान भी करा सकती हैं। कोशिश ये है कि लोगों को एक अच्छा फील हो जब वो यहाँ वोट करने के लिए आए, क्योंकि मतदान करना लोकतंत्र का एक महापर्व है और इस पर्व में सभी की भागीदारी होना जरूरी है। कैमरामैन कुलदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, रुद्रपुर।
और साथ ही गोवा में एक ही मरहले में 40 असेंबली सीटों के लिए कल होने वाली पोलिंग के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 11,64,224 से जायद वोटर्स 301 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें 82 आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। गोवा के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने बताया है कि रियासत में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। रियासत में कल असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। गोवा के सभी जो हमारे 1722 मतदान केंद्र हैं तो उनके हमने पूरी तैयारी कर ली है और उनका जो डेकोरेशन है खास करके गोवा के कल्चर के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से हमने इको फ्रेंडली मैनर में किया है। और इस बार आपको खास बात ये रहेगी कि हमारे 40 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मिलाकर 105 मतदान केंद्र महिला अधिकारियों के द्वारा मैनेज किए जाएंगे। उसी तरह से 8 मतदान केंद्र दिव्यांग ऑफिसरों के द्वारा मैनेज किए जाएंगे। 40 मॉडल पोलिंग स्टेशन रहेंगे और 11 आप देखेंगे कि ऐसे पोलिंग स्टेशन जिनको हमने पूरे इको फ्रेंडली मैनर में तैयार किया है। तो हम चाहेंगे कि गोवा की जनता से उम्मीद कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हमारे मतदान केंद्र पूरी तरह से आपके लिए तैयार हैं। और अब बात पंजाब इंतखाबात की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पंजाब के पटियाला में अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां सिर्फ इक़्तिदार की सियासत कर रही हैं, जबकि पंजाब में सिक्योरिटी और नशे से छुटकारा दो सबसे बड़े मसले हैं। अमित शाह ने कहा कि अवाम की हिमायत हासिल हो तो वो पंजाब को सिक्योरिटी के साथ साथ नशे से पाक कर देंगे। केजरीवाल जी आए हैं, गत चुनाव के सारे वीडियो डाउनलोड कर देख लेना। मित्रों, देश की सुरक्षा ये लोग नहीं कर सकते। देश को सुरक्षित केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए कर सकता है। दूसरा हमारा मुद्दा है नशे का। मैं पंजाब की माताओं को, पंजाब की बहनों को हृदय से अपील करने आया हूं। हमारी नई पीढ़ी को, हमारी युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त करना चाहते हो तो एक मौका नरेंद्र मोदी जी को दे दो। मैं वादा कर चाहता हूं 5 साल में पंजाब को नशा मुक्त कर। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर दाखिला अमित शाह ने पंजाब के अमृतसर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि सिर्फ मोदी जी की क़यादत वाली एनडीए ही पंजाब को मजबूत हुकूमत दे सकती है। पंजाब के अंदर कोई लचर सरकार पंजाब और भारत की सुरक्षा कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? एक चन्नी के नेतृत्व में पंजाब सुरक्षित रह सकता है क्या? और एक केजरीवाल साहब जो सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, उनका सुरक्षा से कोई लेन देन नहीं है। गत चुनाव को याद करना, इनकी चली तो सारे आतंकवादियों को फिर से रिवाइव कर देंगे भैया, रिवाइव कर देंगे। पंजाब को सुरक्षित केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर सकती है। मित्रों, एनडीए की सरकार। और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने पंजाब के कोटकपुर में एक जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि अगर पंजाब में कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो हम छोटे ताजिरों और छोटे किसानों को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। आप किसान हैं, आप मजदूरी करते हैं, आप छोटे छोटे कारोबार खोलते हैं, छोटे बिजनेस हैं आपके, उनकी मदद के लिए एक सरकार चाहिए। एक ऐसी सरकार जो आपके छोटे बिजनेसों को, आपके छोटे दुकानों को मजबूत बनाए। आपने जितने संकट देखे हैं, कोविड के समय, लॉकडाउन के समय, बेरोजगारी की वजह से, उनको दूर करने का काम करे। तो हम आपको एक ऐसी सरकार देना चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ने आज अमृतसर में रोड शो कर अपनी पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उनके साथ आम आदमी पार्टी के वजीर आला ओहदे के उम्मीदवार भगवंत मान भी थे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज हैदराबाद के दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया ने आज स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कैंपस के करीब समाजी मुसल्लह और 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य के सुनहरी मुजस्मे की नकाब कुशाई की। इससे पहले यहां 5 फरवरी को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रामानुजाचार्य के 216 फीट ऊंचे मुजस्मे की नकाब कुशाई की थी, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहा जाता है।
सनत व तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज IIT कानपुर में नीति चोटी कॉन्फ्रेंस 2022 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि इज्तिमाई नुक्ता नज़र से तरक्की की राह हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि तलबा जो चाहिए वो उन लोगों के लिए काम करें जो मुल्क में उन जैसे मुराद याफ्ता नहीं है। एक व्यक्तिगत हमारा विकास हो, एक सामूहिक रूप से हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, देश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारी क्या कर्तव्य है कि हम जो लोग आपकी तरह प्रिविलेज नहीं, जो लोग आपकी तरह इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट में एजुकेशन नहीं पा रहे, जो लोग शायद वो ट्रेन नहीं बोर्ड कर पाए, जिसके कारण आज आप इतनी प्रिविलेज पोजीशन में, उस समाज के लिए, उन लाखों करोड़ों भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए हमारा क्या दायित्व है, ये जब हम सामूहिक रूप से देखते हैं, हम सब मिलके जब उसकी कल्पना करते हैं, तभी मैं समझता हूं हमारा देश महान बन पाएगा। और मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के मानेसर में 600 करोड़ रुपए के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जल्द अराजी फराहम कर दी, इसलिए हम जल्द ही इस अस्पताल का संग बुनियाद रखने में कामयाब हो गए। हम भविष्य में ESIC में किलोमीटर और IP की संख्या दोनों को ऑप्शनल लेकर के चलेंगे। जहां पर किलोमीटर के हिसाब से IP की संख्या हो रही है वहां उसको प्राथमिकता देंगे, लेकिन जहां पर IP की संख्या का घनत्व ज़्यादा हो गया है वहां पर हम IP की संख्या का ध्यान करेंगे। और निश्चित रूप से इसके अंतर्गत गुड़गांव में भी जिस नए हॉस्पिटल की आवश्यकता होगी उसको भी पूरा हम ESIC डिपार्टमेंट के द्वारा करेंगे। हमारे जो पुराने हॉस्पिटल्स हो गए हैं जिनको राज्य सरकारें चलाती हैं, उसमें कई बार रिपेयर में बहुत दिक्कत आती है। कल हमारे बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि हम रेगुलर मेंटेनेंस के लिए एक व्यवस्था करेंगे और एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस के लिए हम लोकल जो सरकार के, राज्य सरकार के जो PSU हैं उनको भी हमने अधिकृत कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत सरकार ने पुलिस फोर्सेस की जदीदकारी के मंसूबे अम्ब्रेला को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की पुलिस फोर्सेस के कामकाज को जदीद और बेहतर बनाने के इक़दामात को मंजूरी दी गई। 2021-22 से 2025-26 की मुद्दत के लिए कुल 26,275 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस मंसूबे में सिक्योरिटी, नज़्म नस्क, पुलिस की तरफ से जदीद तकनीक को अपनाने, मनशियात की रोकथाम के लिए रियासतों की मदद और मुल्क में एक मजबूत फॉरेंसिक निज़ाम कायम करके फौजदारी निज़ाम में इंसाफ को मजबूत बनाने की तजवीज़ है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर, शोरिश ज़दा शुमाल मशरक़ी रियासतों और बाएबाजों की इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाकों में तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इख़राजात के लिए 18,839 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान के निफाज के साथ बाएबाजों की इंतहा पसंदी के वाक़यात में नुमाया कमी आई है। इसी के पेश नज़र बाएबाजों की इंतहा पसंदी से मुतालिक 6 स्कीमों की मंजूरी के साथ ही 8,689 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। रियासती पुलिस फोर्स की जदीदकारी के लिए 4,846 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इंडिया रिजर्व बटालियंस के क़याम के लिए 350 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। CBI ने मुल्क के सबसे बड़े बैंक घपले में ABG शिपयार्ड लिमिटेड और इसके उस वक्त के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। CBI के अफसरान ने कहा है कि ये मुकदमा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क़यादत में बैंकों के कंसोर्टियम से 22,842 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मुबैना धोखाधड़ी के सिलसिले में दर्ज किया गया है। अग्रवाल के अलावा एजेंसी ने उस वक्त के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संथानम मुथास्वामी, डायरेक्टर्स अश्वनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नवेतिया और एक और कंपनी ABG इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी मुबैना तौर पर मुजरिमाना साजिश, धोखाधड़ी, एतमाद शिकनी, मुजरिमाना खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एजेंसी ने जानकारी दी है कि इन लोगों के खिलाफ ताज़रात हिंद और बदउनवानी की रोकथाम से मुतालिक क़वानीन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
और आज मुल्क अजीम मुजाहिद आज़ादी और मुल्क की पहली खातून गवर्नर सरोजनी नायडू की 143वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह समेत कई मेंबरान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उन्हें खराजी अकीदत पेश किया। बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के नए यौमिया मामलात में कमी दर्ज की जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 44,877 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,17,000 से ज़ायद अफराद कोरोना से सेहतयाब हो गए हैं। अब मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलात की तादाद कम होकर 5,37,045 हो गई है, जबकि सेहतयाब होने की शरह 97.55% है। कोरोना इन्फेक्शन में कमी को देखते हुए उत्तर प्रदेश और केरल में कल से फिर स्कूल खुलेंगे। दिल्ली में भी जूनियर क्लासेस के लिए कल से दोबारा स्कूल खुल रहे हैं। वहीं बिहार में भी कल से कोविड पाबंदियां हटाई जाएंगी। तमिलनाडु हुकूमत ने आने वाले बुध को नर्सरी और प्ले स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। रियासती हुकूमत ने तिजारती मेलों की भी मंजूरी दे दी है और शादी ब्याह की तकरीब में शिरकत करने वालों की तादाद 100 से बढ़ाकर 200 कर दी है। इसी तरह से आखिरी रसूमात में शिरकत करने वालों की तादाद में भी इजाफा किया गया है, जहां अब 50 से बढ़ाकर इन्हें 100 कर दिया गया है। और आज रेडियो का आलमी दिन है। रेडियो डे हर बरस 13 फरवरी को मनाया जाता है ताकि लोगों और मीडिया में रेडियो की अहमियत के तईं शऊर बेदार किया जा सके और रेडियो के जरिए मालूमात तक रसाई की हौसला अफजाई की जा सके। ये दिन रेडियो की अनोखी ताकत को भी याद कराता है, जो दिल को छू लेती है और दुनिया के गोशे गोशे से लोगों को इकट्ठा करती है। इस साल रेडियो के आलमी दिन का थीम रेडियो और एतमाद है। खबर रिसा एजेंसी रॉयटर्स ने एक हालिया सर्वे में आकाशवाणी सबसे ज्यादा काबिल एतमाद इदारे के तौर पर सामने आया है। इस दिन की मुनासबत से ऑल इंडिया रेडियो आज उन्होंने एक ओपन फोरम भी अनाउंस किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड रेडियो डे पर हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि रेडियो समाजी ताल्लुकात को मजबूत करने का एक बेहतरीन जरिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि तमाम रेडियो सुनने वालों के साथ साथ उन लोगों को जिन्होंने इस बेहतरीन मीडियम को अपनी सलाहियतों और तख्लीकी सलाहियतों से मालामाल करने वालों को रेडियो का आलमी दिन मुबारक हो। घर पर हो या सफ़र में या और कहीं भी रेडियो लोगों की ज़िंदगी का अटूट हिस्सा बना रहता है। ये समाजी ताल्लुकात को मजबूत करने का बेहतरीन जरिया है। और रेडियो के आलमी दिन के मौके पर ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल ने आज सुबह सामाईन के साथ बातचीत में हिस्सा लिया। डायरेक्टर जनरल NV रेड्डी ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो मुल्क में अपनी साख के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में ऑल इंडिया रेडियो ने खुराफात और अफवाहों को दूर करने नीज़ अवामी बेदारी में अहम किरदार अदा किया है। सब श्रोताओं को वर्ल्ड रेडियो दिवस के संदर्भ में मेरा शुभकामनाएं हैं। और 90 साल से ज़्यादा समय से आकाशवाणी लोगों को सेवा करते रहे हैं और करते रहेगी। और हर दिन हर साल हम अपने आप को नया करने के लिए, नयापन दिखाने के लिए, लोगों के पास और नज़दीक जाने के लिए, उनका ज़िंदगी में यूज़फुल रहने के लिए हम कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे। मेरा प्रार्थना यही है कि आकाशवाणी सुनते रहिए और हमको प्रोत्साहन कीजिए और सुझाव दीजिए। कनाडा में लाजमी टीकाकारी के खिलाफ जारी मुजाहिरों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। एहतजाज करने वाले ट्रक ड्राइवर्स टोरंटो पहुंच गए हैं, जिसके पेश नज़र तमाम शाहराएं बंद कर दी गई हैं। ट्रक ड्राइवर्स हुकूमत की जानिब से कोरोना वैक्सीन को सबके लिए लाजमी करार देने के फैसले की शदीद मुखालिफत कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों के इस एहतजाज को आम लोगों की भी हिमायत मिल रही है। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने शनिचर को यूक्रेन के बहरान के हवाले से फोन पर बातचीत की। बाइडेन ने एक बार फिर पुतिन से यूक्रेन की सरहद पर 10 लाख से ज्यादा अफवाज की तैनाती को हटाने के लिए कहा है। बाइडेन ने रूस को मुतनब्बे किया है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक पूरी मजबूती से जवाब देंगे, जिसकी रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडेन ने पुतिन को बताया है कि इस हमले के नतीजे में बड़े पैमाने पर इंसानी बहरान पैदा होगा
और रूस की छवि दागदार होगी। नीस बाइडेन ने जोर देते हुए कहा है कि यूक्रेन के बहरान के हल के लिए अमेरिका सिफारतकारी के अमल को जारी रखेगा। मारूफ तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ का आज यौम पैदाइश है। फैज़ की शायरी आज भी दिलों को गरमाने का काम करती है। उनकी शायराना कदर कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका नाम गालिब और इकबाल जैसे अजीम शायरों के साथ लिया जाता है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। इस शेर के खालिक मारूफ इनकलाबी और रोमानी शायर फैज़ अहमद फैज़ का आज यौम पैदाइश है। फैज़ की शायराना कदर कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका नाम गालिब और इकबाल जैसे अजीम शायरों के साथ लिया जाता है। उनकी शायरी ने उनकी ज़िंदगी में ही सरहदों, ज़बानों, नज़रियों और अक़ीदों की हदें तोड़ते हुए आलमगीर शोहरत हासिल कर ली थी। जदीद उर्दू शायरी की बैनुल-अक़वामी शनाख्त उन्हीं की मरहून मिन्नत है। उनकी आवाज़ दिल को छू लेने वाले इनकलाबी नगमों, हुस्न व इश्क के दिलनवाज गीतों और जबरो इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ एहतजाजी नारों की शक्ल में अपने अहद के इंसान और उसके ज़मीर की मुअस्सर आवाज़ बनकर उभरती है। उम्मीदों और नामुरादियों की कशाकश ने उनकी शायरी में गहराई और तहदारी पैदा की है। उनका इश्क दर्दमंदी में ढलकर इंसान दोस्ती की शक्ल इख्तियार करता है और फिर ये दोस्ती एक बेहतर दुनिया का ख्वाब बनकर उभरती है। उनके अल्फाज और इश्तियारों में अछूती दिलकशी, सरशारी और पहलूदारी है। मोहब्बत दुनिया में सब करते हैं और जबरो इस्तेहसाल किसी न किसी शक्ल में इंसान का मुकद्दर रहा है। फैज़ ने इन दोनों पहलुओं को इस कदर इकजा कर दिया कि इश्क का दर्द और जबरो इस्तेहसाल की अजियत एक दूसरे में मुदगम होकर एक फरियाद बन गई। फैज़ की आलमगीर अपील का यही राज है। फैज़ की मारूफ तसानीफ़ में नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, दस्ते तहे संग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।